क्या भारत का Su-30 MKI अब एशिया का सबसे खतरनाक 4.5 जनरेशन फाइटर बनने जा रहा है? क्या इंडियन आर्मी को जल्द ही लाखों की संख्या में नए क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन मिलने वाले हैं? और क्या इंडियन नेवी अभी K-31 की जगह AI पावर्ड यूएवीज को अवेक्स के तौर पर इस्तेमाल करने वाला है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के Su-30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO की तरफ से अभी इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में एक और इम्पोर्टेंट काम किया जा रहा है। अभी तक सभी की नज़र इंडिजिनस विरूपाक्ष रडार पर था, लेकिन अभी LRD की तरफ से एक नए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी RFP को इशू किया गया, जिससे पता चला कि सिर्फ रडार ही नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट का रेड डोम को भी कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया जा रहा है। यानी सुपर सुखोई में लगने वाला रेड डोम सेक्शन अभी कम्प्लीटली नया सिस्टम होने वाला है। यह अपग्रेड फ्यूचर में Su-30 MKI की ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकता है। जैसे कि आप सभी को शायद ये बात पता होगा कि रेड डोम सिर्फ एयरक्राफ्ट के नोज सेक्शन पर लगने वाला एक प्रोटेक्टिव कवर नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा काम रडार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को मिनिमम लॉस के साथ पास होने देना होता है, ताकि रडार अपनी मैक्सिमम डिटेक्शन कैपेबिलिटी को मेंटेन कर पाए। अगर रेड डोम की क्वालिटी अच्छा ना हो तो दुनिया के सबसे एडवांस AESA रडार भी अपनी फुल परफॉर्मेंस को डिलीवर नहीं कर सकते हैं। विरूपाक्ष AESA रडार में लगभग 2400 के आसपास ट्रांसमिट और रिसीव मॉड्यूल मौजूद होने वाले हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा एंटीना का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे भारत का सबसे ताकतवर फाइटर माउंटेड रडार भी माना जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए DRDO की तरफ से भी एक नई कंपोजिट रेड डोम को डेवलप किया जा रहा है, जो रडार सिग्नल के लॉस को कम करेगा, बीम एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेगा और दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के खिलाफ भी बेहतर परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि नए रेड डोम के लिए स्पेशली इंजीनियर्ड एक्सपैंड कंपोजिट मेटल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे लॉन्ग रेंज टारगेट डिटेक्शन, टारगेट ट्रैकिंग, मैपिंग, मैरिटाइम सर्वेलेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन की कैपेबिलिटी काफ़ी इंप्रूव हो सकता है। साथ ही दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट और अवेक्स के साथ शेयर होने वाले रडार डाटा की क्वालिटी भी इंप्रूव होने वाली है। कुल मिलाकर सुपर सुखोई प्रोग्राम में अभी सिर्फ DRDO Su-30 MKI का रडार ही रिप्लेस नहीं करने वाला है, बल्कि एंटीना, रेड डोम और पूरे रडार इकोसिस्टम को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के रूप में ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस स्मॉल आर्म मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम की तरफ से है। भारत फौज के चेयरमैन बाबा कल्याणी ने ये बात अभी कंफर्म किया कि उनकी कंपनी की डिफेंस सब्सिडियरी कंपनी यानी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड अगले कुछ हफ्तों के अंदर ही इंडियन आर्मी के लिए नए क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन का प्रोडक्शन को शुरू करने वाली है। इसके साथ ही भारत के सबसे बड़े इंडिजिनस स्मॉल आर्म प्रोग्राम में से एक ऑफिशियल मैन्युफैक्चरिंग फेज में एंटर करने जा रहा है। जैसे कि आप सभी को शायद ये बात पता होगा कि इंडियन आर्मी का ऑब्जेक्टिव काफ़ी समय से पुराने जनरेशन के कार्बाइन को रिप्लेस करके एक मॉडर्न, लाइटवेट और रिलायबल इंडिजिनस वेपन को अपने सर्विस में शामिल करना था। इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से लगभग 4,25,000 के आसपास क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन का ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिसका कीमत करीब 2,770 करोड़ के आसपास का था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉम्पिटिटिव बिडिंग के बाद कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड इस प्रोजेक्ट का L1 बिडर बना था और कंपनी को लगभग इस ऑर्डर का 60% यानी करीब 2.55 लाख से अधिक कार्बाइन्स को मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। वहीं बाकी 40% ऑर्डर अदानी डिफेंस को दिया गया था, जो कि अभी अदानी और PLR सिस्टम मिलकर मैन्युफैक्चर करने वाली है। सबसे खास बात यह कि जो कार्बाइन है इनको DRDO के ARD के साथ मिलकर भारत में डिजाइन और डेवलप किए गए हैं और ये 5.56 नेटो स्टैंडर्ड के मुनिशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये नए कार्बाइन स्पेशली अर्बन वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट के लिए डेवलप किए गए हैं। इसकी कॉम्पैक्ट डिजाइन की वजह से सोल्जर कन्फाइंड एरियाज में भी फास्ट मूवमेंट के साथ साथ इफेक्टिव फायर पावर मेंटेन कर सकते हैं। कुल मिलाकर प्रोडक्शन शुरू होने के साथ साथ अगले कुछ हफ्तों में इंडियन आर्मी को ग्रेजुअली नए इंडिजिनस क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन मिलने शुरू हो जाएंगे। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें DRDO, प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री और इंडियन आर्मी का कोलैबोरेशन देखने को मिलने वाला है। अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट होता है तो भारत की फॉरेन स्मॉल आर्म पर डिपेंडेंसी भी काफ़ी कम होने वाली है और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को एक और बड़ा बूस्ट मिलने वाला है।
अगला अपडेट इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रेनेडियर रेजिमेंटल सेंटर ने अपने मिलिट्री ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाने के लिए एडवांस सिमुलेटर्स और हाईटेक ट्रेनिंग सिस्टम को खरीदना शुरू कर दिया है। ये प्रोग्राम इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को फ्यूचर बैटलफील्ड के लिए और भी बेहतर तरीके से प्रिपेयर करने पर फोकस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज के मॉडर्न बैटलफील्ड में सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग ही काफ़ी नहीं होता है, रैपिड डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन और रियलिस्टिक कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रेनेडियर रेजिमेंटल सेंटर अभी सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग को अपने रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाने का प्लान कर रही है। इसका ऑब्जेक्टिव सोल्जर्स को रियलिस्टिक बैटलफील्ड कंडीशन में ट्रेन करना और उनकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए सिमुलेशन सिस्टम के जरिए सोल्जर्स को इमर्सिव कॉम्बैट ड्रिल करवाए जाएंगे, जहां उन्हें रियल बैटलफील्ड जैसी सिचुएशन, टैक्टिकल चैलेंजेस और ऑपरेशनल सिनेरियो का सामना करना पड़ेगा। सबसे खास बात यह कि ट्रेनिंग सेशन के परफॉर्मेंस डाटा को एक्यूरेटली मेजर किया जाएगा, जिससे इंस्ट्रक्टर हर सोल्जर की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करके टारगेटेड फीडबैक को प्रोवाइड कर पाएंगे और इससे ट्रेनिंग की क्वालिटी और ऑपरेशनल रेडीनेस दोनों में काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है। सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग का एक और बड़ा फायदा ये होता है कि सोल्जर बिना एक्सेसिव एमुनिशन का इस्तेमाल किया, रिसोर्सेज का इस्तेमाल किए ही कई बार कॉम्प्लेक्स कॉम्बैट सिनेरियो को रिपीट कर सकते हैं और एक्सरसाइज को कंडक्ट कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ ट्रेनिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी बल्कि हमारा एमुनिशन कॉस्ट वहाँ पे जीरो हो जाएगा। साथ ही उनकी कॉन्फिडेंस, कोऑर्डिनेशन और टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। कुल मिलाकर ग्रेनेडियर रेजिमेंटल सेंटर का ये इनिशिएटिव इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग डॉक्ट्रिन में एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है। अगर इसी तरह के एडवांस सिमुलेटर्स और डिजिटल ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को दूसरे आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में भी इम्प्लीमेंट किया जाता है तो भारत की आर्म्ड फोर्सेस को एक और फ्यूचर रेडी, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन और हाईली कॉम्बैट इफेक्टिव फोर्स बनाने में काफ़ी मदद मिलने वाली। अगला अपडेट इंडियन नेवी के फ्यूचर एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन नेवी अपने एजिंग रशियन ऑरिजिन K-31 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करने के लिए अभी कई नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी को इवैल्यूएट कर रही है। इसमें हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस यानी HALE-VVG और इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी eVTOL प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। इन एडवांस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप को और भी बेहतर लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना होने वाला है। फिलहाल इंडियन नेवी के पास K-31 ही एकमात्र डेडिकेटेड कैरियर बेस्ड एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म है। इस हेलीकॉप्टर में लगा पावरफुल रडार, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और एनिमी वॉरशिप को शिप के रडार से काफ़ी पहले डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन इस हेलीकॉप्टर की बढ़ती एज, मेंटेनेंस चैलेंजेस और स्पेयर पार्ट की सपोर्ट की वजह से नेवी अभी नए अल्टरनेटिव की तलाश करने लगी है, क्योंकि इनका रिटायर होने का समय आ चुका है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन HALE-VVG को माना जा रहा है, क्योंकि ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होने के बावजूद भी ये कई घंटे तक कंटिन्यूसली फ्लाई कर सकते हैं और एडवांस AESA मैटम सर्वेलेंस रडार के साथ इंडियन ओशन रीजन में लॉन्ग एंडोरेंस सर्वेलेंस मिशन को कंडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन प्राइवेट कंपनीज के द्वारा डेवलप किए जा रहे ऑटोनमस eVTOL प्लेटफॉर्म को भी मिलिट्री रोल के लिए इवैल्यूएट किया जा रहा है। फ्यूचर में इन कॉम्पैक्ट प्लेटफॉर्म पर AESA रडार इंटीग्रेट करके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के आसपास एक डिस्ट्रीब्यूटेड एयरबॉर्न सर्वेलेंस नेटवर्क को तैयार करने का प्लान किया जा रहा है, जहां पर एक AWACS नहीं बल्कि मल्टीपल AWACS को एक साथ कोऑर्डिनेट तरीके से ऑपरेट किया जाएगा। सबसे खास बात यह कि इंडियन नेवी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के रूप में HALE की डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी DBMRH पर बेस्ड एक इंडिजिनस AEW हेलीकॉप्टर भी डेवलप करने के बारे में सोच रही है, जो कि आगे चल के K-31 को रिप्लेस करने वाली है। हालांकि इस प्रोग्राम को भी ऑपरेशनल होने में लगभग 1 दशक का समय लगने वाला है, लेकिन बाकी प्रोग्राम जल्दी कंप्लीट होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के एरियल रिफ्यूलिंग मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 2 दशकों के बाद इंडियन एयरफोर्स अपनी टैंकर फ्लीट को एक्सपैंड करने के बहुत करीब पहुंच चुकी है। सोर्सेज के हिसाब से 6 बोइंग 767 बेस्ड मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट यानी MMTT एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन को लेकर नेगोशिएशन अभी फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है और उम्मीद किया जा रहा है कि इस साल के अंदर इस डील को फाइनल कर दिया जाएगा। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता रहा तो पहले टैंकर इंडियन एयरफोर्स में 2030 तक शामिल होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन एयरफोर्स ने 2006 से कई बार एयरबस A330 MRTT जैसे नए टैंकर एयरक्राफ्ट खरीदने की कोशिश की है, लेकिन हर बार हाई कॉस्ट और बजट कंस्ट्रेंट की वजह से ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाया है।
इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार भारत की तरफ से एक प्रैक्टिकल अप्रोच को अपनाने का फैसला किया गया था, जिसके तहत सेकेंड हैंड कंडीशन में बोइंग 767 कमर्शियल एयरक्राफ्ट को मिलिट्री स्टैंडर्ड MMTT में कन्वर्ट करने का प्लान किया गया था। इससे एक्विजिशन कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाएगा और कैपेबिलिटी में भी कोई बड़ा कॉम्प्रोमाइज हमको नहीं करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोग्राम की एक और सबसे खास बात यह कि एरियल रीफिलिंग मॉड्यूल का कुछ हिस्सा भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जबकि HAL रेट्रोफिट और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस में इंपॉर्टेंट रोल को निभाने वाला है। इससे भारत को टैंकर मेंटेनेंस और ओवरऑल में भी इंडिजिनस कैपेबिलिटी डेवलप करने का मौका मिल जाएगा। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास अभी सिर्फ 6 रशियन ओरिजिन IL-78 MKI टैंकर मौजूद है, जिनको रेगुलर बेसिस पर मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट का प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है, जिस वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नए टैंकर को अपने सर्विस में शामिल करने की कोशिश किया जा रहा है। अब नए 6 बोइंग 767 बेस MMTT एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने के बाद इंडियन एयरफोर्स की टैंकर फ्लीट लगभग 2 गुना ताकतवर होने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि आगे चल के हमारी कॉम्बैट मिशन में काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।